नमस्कार। हाँ। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। हाँ, आत्मविश्वास से बोलना। बिल्कुल। और इसके लिए हम कुछ स्रोतों को देख रहे हैं। एक किताब है कॉन्फिडेंस से बोलना सीखें। इसे व्यक्तिगत विकास टीम ने तैयार किया है। अच्छा। इस किताब का लक्ष्य, जैसा कि लगता है, बिल्कुल साफ है। पाठकों को किसी भी सिचुएशन में, मतलब स्टेज पर हो, मीटिंग में, इंटरव्यू दे रहे हो या रोज की बातचीत में भी हाँ हाँ, पूरे कॉन्फिडेंस से अपनी बात रखना सिखाना। ये तो बहुत जरूरी स्किल है आजकल। खास तौर पर उन लोगों के लिए जो थोड़ा हिचकिचाते हैं या जिन्हें स्टेज फियर होता है। हाँ, या जिन्हें लगता है कि सही शब्द नहीं मिल रहे हैं। सही। अच्छा, शुरू करने के लिए स्रोत में विराट कोहली का एक जिक्र है। ओह अच्छा, क्या कहते हैं वो? वो कहते हैं, आत्मविश्वास ही वो चीज है जो आपको हर मुश्किल का सामना करने की ताकत देती है। बिल्कुल सही बात है। आत्मविश्वास अंदर से आता है। पर एक बात जो मुझे दिलचस्प लगी वो कवर पेज पे ही दिख गई थी। क्या? कि ये किताब सिर्फ बोलने की तकनीक पर ही नहीं है। अच्छा। हाँ, ये शारीरिक, मानसिक और यहाँ तक के आध्यात्मिक स्वास्थ्य को भी जोड़ने की बात करती है। मतलब एक होलिस्टिक अप्रोच है। वाह, ये तो बढ़िया है। आत्मविश्वास सिर्फ जुबान का खेल नहीं, पूरे वजूद का मामला है। बिल्कुल। तो फिर ठीक है, चलिए इसमें और गहराई से उतरते हैं। देखते हैं कि असरदार ढंग से बोलने के पीछे के मुख्य रहस्य क्या है। जरूर। किताब का पहला हिस्सा वो प्रभावी बोलने की कला पर है। और शुरुआत ही एक बहुत बड़े आइडिया से होती है, अपने विचारों को सरल बनाना। सरल बनाना मतलब भारी भरकम शब्दों की जगह आम बोलचाल की भाषा का इस्तेमाल करना। अच्छा। वो उदाहरण मुझे बड़ा अच्छा लगा। जैसे ये कहने की बजाय कि मानव संज्ञानात्मक संरचना की जटिलताएं बहुआयामी संवाद प्रक्रिया को प्रभावित करती हैं। हाँ, ये तो कोई नहीं समझेगा। हाँ, इसकी बजाय सीधे कहो। सीधे सीधे ये कि जब दिमाग में बहुत सी बातें चल रही हों तो किसी से ठीक से बात करना मुश्किल हो सकता है ना? कितना फर्क है, एकदम साफ। बिल्कुल। और ये सरलता सिर्फ सुनने में अच्छी नहीं लगती, इसकी एक ठोस वजह है। किताब समझाती है कि लोग बहुत तेजी से सोचते हैं, फैसले लेते हैं। अगर आपकी बात समझने में बहुत मेहनत लगे तो वो शायद सुनना ही बंद कर दे, ध्यान भटक जाता है। लेकिन एक सवाल है, सरलता का मतलब ये तो नहीं कि हम गहरी या जटिल बातें करें ही नहीं। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक आम गलतफहमी है। अच्छा। सरलता का मतलब सतही होला नहीं है। इसका मतलब है मुश्किल विचारों को भी ऐसे पेश करना कि वो आसानी से समझ आ जाएं। ओके, तो कैसे करें ये? किताब कुछ तरीके बताती है, जैसे छोटे वाक्य इस्तेमाल करना, उदाहरण देना, अपनी बोलने की रफ्तार को ठीक रखना, ना बहुत तेज ना बहुत धीमा। सोचिए, ऐसे ज्ञान का क्या फायदा जो किसी तक पहुंच ही ना पाए। सही बात है। अच्छा, इसी से जुड़ा अगला पॉइंट भी है, खुद को अभिव्यक्त करना। हाँ। मतलब किसी और की नकल करने की कोशिश नहीं करना, अपनी असलियत बनाए रखना, ऑथेंटिसिटी जिसे कहते हैं। हाँ, ये बहुत बहुत जरूरी है। अक्सर लोग क्या करते हैं, वो किसी कामयाब स्पीकर को देखते हैं और सोचते हैं मैं भी ऐसे ही बोलूंगा। हाँ, होता है ऐसा। पर किताब कहती है कि ऐसा करने से आप नकली लगते हैं। आपका ध्यान बढ़ जाता है असल मुद्दे से, और सबसे बड़ी बात, आप अपनी असली ताकत खो देते हैं। अपनी असली ताकत वो क्या है? आपकी अपनी आवाज, आपके अनुभव, आपका नजरिया, आपकी पर्सनैलिटी, यही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। तो फिर ये अपनी मौलिक शैली, अपना अंदाज कैसे ढूंढें? किताब कहती है आत्मचिंतन करो। सेल्फ रिफ्लेक्शन। हाँ, खुद से पूछो, मैं सच में क्या कहना चाहता हूं, मेरा अपना अंदाज क्या है। जब आप दूसरों की तरह बनने की कोशिश छोड़ते हैं, तभी आपकी असली आवाज बाहर आती है। और आपकी कमियां भी आपकी शैली का हिस्सा हो सकती हैं, वो आपको ज्यादा मानवीय बनाती हैं। ये दिलचस्प है। अच्छा, और फिर आता है संक्षिप्तता का जादू। हाँ, कम शब्दों में ज्यादा असर, ब्रेविटी। किताब कहती है, अच्छा वक्ता बात को घुमाता नहीं है। बिल्कुल नहीं, सीधे मुद्दे पर आता है। इससे क्या फायदा होता है? कई फायदे हैं। एक तो सुनने वाले का ध्यान बना रहता है, दूसरा आपकी बात ज्यादा विश्वसनीय लगती है। अच्छा, वो कैसे? जब आप कम शब्दों में अपनी बात साफ कर देते हैं तो लगता है कि आपके विचार बिल्कुल स्पष्ट हैं, और ये आत्मविश्वास दिखाता है। इसके लिए जरूरी है कि बोलने से पहले सोचें, अपने मुख्य पॉइंट्स पहचानें और जो जरूरी नहीं है उसे हटा दें। तो कम बोलें, असरदार बोलने वाला मंत्र। हाँ, बिल्कुल यही। पहले अध्याय में 2 बातें और हैं, समझदारी से संवाद करना और बातचीत को व्यक्तिगत बनाना। हाँ, समझदारी से संवाद मतलब सही शब्दों का चुनाव, लहजे में नरमी, दूसरों को ध्यान से सुनना, उनकी भावनाओं को समझना, सिर्फ अपनी बात कहना नहीं। सही है। और बातचीत को व्यक्तिगत बनाना, वो आप और मैं वाला कनेक्शन बनाना। अच्छा, पर्सनल टच देना। हाँ, जैसे सामने वाले का नाम लेना,
उनकी बातों में दिलचस्पी दिखाना, अपने अनुभव शेयर करना। इससे एक रिश्ता बनता है ना? बिल्कुल। किताब कहती है यही व्यक्तिगत जुड़ाव विश्वास पैदा करता है। बातचीत सिर्फ शब्दों का लेन देन नहीं रह जाती, एक सार्थक अनुभव बन जाती है। और इसमें आपकी बॉडी लैंग्वेज और आवाज का उतार चढ़ाव भी जरूर मदद करता होगा। हाँ बिल्कुल। तो ये तो हुई बात कि कैसे बोलना है, लेकिन ये आत्मविश्वास आएगा कहाँ से? अच्छा सवाल है। और यही किताब का अगला हिस्सा आता है, जो तैयारी और जानकारी पर जोर देता है। हाँ, दूसरा अध्याय। इसका मूल विचार है, ज्ञान से शक्ति मिलती है। नॉलेज इज पावर। हाँ, और ये सिर्फ किताबी ज्ञान या तथ्य रटने की बात नहीं है। तो फिर कैसा ज्ञान? किताब के मुताबिक ज्ञान का मतलब है विषय की गहरी समझ, उसके पीछे का लॉजिक समझना, उससे जुड़ी भावनाएं महसूस करना, उसका क्या असर होगा ये जानना। अच्छा। और ये समझ आती है पढ़ने से, सुनने से, सोचने से, सवाल पूछने से, दूसरों से चर्चा करने से। जब विषय आपके अंदर पूरी तरह उतर जाता है, तब आपके शब्द सिर्फ शब्द नहीं रहते, वो एक ताकत बन जाते हैं। और इसी ज्ञान के साथ जुड़ी है तैयारी। किताब में एक लाइन है, तैयारी ही आत्मविश्वास की पहली सीढ़ी है। बिल्कुल, ये बात 100% सही है। और तैयारी का मतलब सिर्फ रटना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। तैयारी का मतलब है विषय को आत्मसात करना, उसे अपना बनाना। इसमें क्या क्या शामिल है? देखिए, इसमें मुख्य पॉइंट्स की लिस्ट बनाना, अकेले में प्रैक्टिस करना, समय का ध्यान रखना, हाँ, और सबसे जरूरी, अपने सुनने वालों को समझना। वो कौन है, वो क्या जानना चाहते हैं, उनके हिसाब से अपनी बात को ढालना। सही। और इसी तैयारी का एक हिस्सा है अनुसंधान करना। रिसर्च। हाँ, रिसर्च। बिल्कुल, यानी विषय की गहराई में उतरना, अलग अलग सोर्स से जानकारी इकट्ठा करना, उसे एनालाइज करना। इससे आपकी बात में वजन आता है, आपको अलग अलग दृष्टिकोण पता चलते हैं, और शायद सवालों का जवाब देने में भी आसानी होती होगी। बिल्कुल, आप ज्यादा तैयार महसूस करते हैं। किताब तो एक सीधा सा फॉर्मूला देती है, सही जानकारी, ज्यादा आत्मविश्वास। वाह। जितना आप जानते हैं उतना ही आप निडर होकर बोल पाते हैं। और आखिर में सेक्शन में कहा गया है विषय पर पूरी पकड़ बनाना। हाँ, मास्टरी। किताब साफ कहती है तैयारी का कोई शॉर्टकट नहीं है। नहीं है। जब विषय आपकी उंगलियों पर होता है तो आपकी बातों में एक फ्लो आता है, एक सहजता आती है। आप शब्दों के साथ खेल सकते हैं, और ये कॉन्फिडेंस आपकी बॉडी लैंग्वेज में भी झलकता है। सही कहा। अगर विषय आपकी पकड़ में है तो मंच आपकी मुट्ठी में होगा। बिल्कुल। अच्छा, अब एक बहुत ही मुझे तो बहुत दिलचस्प पहलू लगा, वो तीसरे अध्याय में है। क्या है वो? विराम का प्रभाव। पॉज की ताकत। हाँ, रुकने की कला। बोलते बोलते बीच में रुकना। मुझे पहले लगा था ये थोड़ा अजीब नहीं है, रुकने से आत्मविश्वास कैसे झलकेगा? लोग सोचेंगे इसे पता नहीं है। नहीं नहीं, ये वाकई एक बहुत शक्तिशाली तकनीक है। किताब कहती है कि सही जगह पर सही तरह से लिया गया पॉज आपकी बात को वजन देता है। अच्छा, कैसे? सोचिए, आप कोई जरूरी बात कह रहे हैं और उसके बाद एक पल के लिए रुक जाते हैं। इससे सुनने वाले को उस बात पर सोचने का, उसे एब्जॉर्ब करने का टाइम मिलता है। हाँ, ये तो है। और ये भी दिखाता है कि आप हड़बड़ी में नहीं हैं, आप कंट्रोल में हैं। लगातार बोलते जाना कई बार घबराहट की निशानी भी हो सकता है। हाँ, सही कह रहे हैं। और किताब में ये भी लिखा है कि कभी-कभी चुप रहना ज्यादा ताकतवर होता है। बिल्कुल, चुप्पी, साइलेंस। ये कैसे? कल्पना कीजिए, कोई बहस चल रही है। किसी ने आप पर कोई आरोप लगाया। अब आप तुरंत जवाब देने के बजाय अगर एक पल के लिए शांत हो जाएं, बिल्कुल चुप, तो ये क्या दिखाता है? मैं सोच रहा हूँ या मुझे फर्क नहीं पड़ता। ये दिखाता है कि आप बिना सोचे समझे रिएक्ट नहीं कर रहे, आप में सेल्फ कंट्रोल है। ये सामने वाले को भी अनकंफर्टेबल कर सकता है, उसे सोचने पर मजबूर कर सकता है। सही समय पर चुप्पी बहुत असरदार हो सकती है। वाह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। किताब में विराम के अलग अलग प्रकार भी बताए हैं। हाँ, वो भी बड़े इंटरेस्टिंग है। जैसे सोचने का विराम, रिफ्लेक्टिव पॉज, प्रभाव का विराम, ड्रामेटिक पॉज, स्पष्टता के लिए विराम, क्लैरिटी पॉज, उत्तर का इंतजार करने वाला विराम, रिस्पॉन्स पॉज, और भावनात्मक विराम, इमोशनल पॉज। हाँ, हर विराम का अपना एक खास मकसद है। कोई सोचने का वक्त देता है, कोई किसी बात पर जोर डालता है, कोई मुश्किल बात को समझने में मदद करता है, कोई दूसरों को शामिल होने का मौका देता है, और कोई भावनाओं को सही ढंग से व्यक्त करने में मदद करता है। तो मतलब निचोड़ ये है कि हर शब्द को ठहर कर बोलना चाहिए। हाँ, किताब का सार यही है, ठहराव या पॉज सम्मान दिखाता है। सम्मान। हाँ, अपनी बात के लिए सम्मान और सुनने वाले के लिए भी सम्मान। ये आत्मविश्वास का प्रतीक है।
आपकी बातों में सफाई लाता है और शब्दों को महसूस करने का मौका देता है। जब आप ठहर कर सोच समझ कर बोलते हैं तो लोग आपकी बात को ज्यादा गंभीरता से लेते हैं। पॉज आपकी बातों को गहराई देते हैं और श्रोताओं से जुड़ाव भी मजबूत करते हैं। बिल्कुल। ये तो हुई बोलने की बात, शब्दों की, आवाज की, रुकने की। लेकिन किताब का चौथा अध्याय एक और बहुत जरूरी चीज पर ध्यान दिलाता है। किस पर? हमारी बॉडी लैंग्वेज पर, हमारा शारीरिक हाव भाव। ओह हाँ, ये तो बहुत ही अहम है। किताब कहती है आपकी बॉडी लैंग्वेज बोलती है, और अक्सर शब्दों से ज्यादा जोर से। ये बिल्कुल सच है। हम किसी से मिलते ही कुछ ही सेकंड में उसके बारे में एक राय बना लेते हैं ना। हाँ बिल्कुल। और वो राय काफी हद तक उसकी बॉडी लैंग्वेज पर आधारित होती है। जैसे सीधी मुद्रा, पोस्चर, तन कर खड़ा होना या बैठना। हाँ, कंधे पीछे, सिर ऊंचा। ये आत्मविश्वास का पहला और सबसे साफ संकेत है। और आंखों का संपर्क, आई कांटेक्ट, बहुत जरूरी। आंखों में आंखें डालकर बात करना दिखाता है कि आप ईमानदार हैं, कॉन्फिडेंट हैं और सामने वाले से जुड़ना चाहते हैं। नजरें चुराना मतलब घबराहट, अक्सर यही माना जाता है। या फिर ये कि आप कुछ छुपा रहे हैं। चेहरे के भाव भी जरूरी हैं। एक हल्की मुस्कान या शांत चेहरा तनाव कम करता है। हाँ, और सकारात्मकता दिखाता है। अच्छा, सबसे मजेदार बात जो मुझे लगी वो किताब ये कहती है क्या? कि आप अपनी बॉडी लैंग्वेज से अपना आत्मविश्वास बढ़ा भी सकते हैं। मतलब सिर्फ आत्मविश्वास होने पर अच्छी बॉडी लैंग्वेज नहीं होती, बल्कि अच्छी बॉडी लैंग्वेज अपनाने से आत्मविश्वास बढ़ भी सकता है। ये पावर पोज वाला कॉन्सेप्ट, हाँ सुना है मैंने इसके बारे में। ये एक तरह का फीडबैक लूप है। जब आप जानबूझकर एक पावरफुल पोस्चर अपनाते हैं, जैसे हाथ कमर पर रखकर खड़े होना, हाँ, तो आपके दिमाग को सिग्नल मिलता है कि आप पावरफुल महसूस कर रहे हैं। आपका शरीर मन को प्रभावित करता है और मन शरीर को। तो अगर नर्वस फील हो रहा हो तो भी एक कॉन्फिडेंट पोज अपनाकर देखें। हाँ, किताब यही सुझाव देती है। कुछ देर के लिए फर्क महसूस हो सकता है। अच्छा, इशारे और दृष्टिकोण के बारे में भी बताया गया है। हाँ, जेस्चर्स, हाथों का खुला इस्तेमाल, हल्की मुस्कान, ये सब अच्छे माने जाते हैं। बिल्कुल, ये ओपननेस दिखाते हैं। जबकि उंगलियां चटकाना, पैर हिलाना या बाहें क्रॉस करके खड़े होना, ये सब नेगेटिव सिग्नल है। हाँ, ये घबराहट, बेचैनी या डिफेंसिवनेस दिखाते हैं। इसीलिए किताब गलत बॉडी लैंग्वेज से बचने की सलाह देती है। क्यों? क्योंकि अगर आपकी शब्द कुछ और कह रहे हैं और आपकी बॉडी कुछ और, तो लोग बॉडी पर ज्यादा यकीन करेंगे। बिल्कुल, इससे आपकी क्रेडिबिलिटी कम होती है, आपका मैसेज कमजोर पड़ जाता है। तो इसलिए क्या करें, कैसे सुधारें? प्रैक्टिस। किताब कहती है शीशे के सामने अभ्यास करें, देखें कि बोलते समय आप कैसे लगते हैं। दूसरों को ऑब्जर्व करें। जो लोग आपको कॉन्फिडेंट लगते हैं उनकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होती है, उनसे सीखें। ओके। मकसद यह है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज आपके शब्दों का साथ दें। दोनों मिलकर आत्मविश्वास, स्पष्टता और मजबूती दिखाएं। अच्छा, अब 5वां अध्याय फिर से कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल, रोजमर्रा के काम आने वाले सुझावों पर आता है। हाँ, कम्युनिकेशन में सरलता और प्रभावशीलता। पहला सुझाव है क्या कहें, कब कहें, यानी बोलने से पहले सोचना। ये तो जिंदगी का बेसिक रूल है ना। है तो सही बात को सही समय पर और सही तरीके से कहना न सिर्फ आपको असरदार बनाता है बल्कि बेकार के झगड़ों से भी बचाता है। हाँ, ये दिखाता है भी आप में समझदारी है। आप सोच समझ कर बोलते हैं। दूसरा सुझाव है अपनी बातों को धीमा करें, स्लो डाउन। हाँ, ये बहुत आम प्रॉब्लम है। लोग खासकर जब नर्वस होते हैं तो बहुत तेज बोलने लगते हैं। हाँ, मेरी भी आदत है ये कभी कभी। और किताब कहती है कि तेज बोलने से शब्दों का वजन कम हो जाता है, असर कम हो जाता है। हाँ, सुनने वाले को ना तो बात पूरी तरह समझ आती है ना महसूस होती है। जबकि धीमी गति, उसमें एक ठहराव होता है। हाँ, एक गरिमा आती है। ये आपको भी सोचने का वक्त देती है और सुनने वाले को भी बात को समझने का, और ये आत्मविश्वास भी दिखाता है। फिर से विराम के सही उपयोग पर जोर दिया गया है। हाँ, देखिए ये कितना जरूरी है। और एक टिप जो मुझे बहुत ही मजेदार और प्रैक्टिकल लगी, पानी पिए, आत्मविश्वास बढ़ाए। पानी पीने से कॉन्फिडेंस। हाँ, क्या ये सच में काम करता है? देखिए, सीधे तौर पे शायद नहीं, पर इनडायरेक्टली बहुत मदद करता है। कैसे? किताब बताती है कि बोलने से पहले या बीच में थोड़ा पानी पीने से गला तर रहता है, साफ रहता है। हाँ, गला सूखता नहीं है, आवाज लड़खड़ाती नहीं है, और पानी पीने का जो एक्शन है वो आपको एक छोटा सा ब्रेक देता है। सोचने का टाइम। हाँ, और ये आपको थोड़ा शांत भी कर सकता है, घबराहट कम हो सकती है। तो ये छोटी सी चीज फिजिकल और मेंटल स्टेबिलिटी दे सकती है। सही है। और अंत में सलाह है संभल कर बोलने की। संभल कर बोलना? हाँ, मतलब शांत, स्पष्ट और संतुलित आवाज में बोलना, न बहुत चीख कर न बुदबुदा कर।
ओके। सोच समझकर शब्द चुनना, अपनी बात को क्रिस्प रखना। इससे क्या होता है? आपके शब्दों में गंभीरता आती है, गरिमा आती है, गहराई आती है। ये दिखाता है कि आप जो कह रहे हैं उसकी जिम्मेदारी ले रहे हैं। हाँ, इसमें भी वही सरलता वाली बात है, सदे हुए अंदाज में अपनी बात रखना। बिल्कुल। अच्छा, अब आते हैं छठे अध्याय पर। ये आज के जमाने के लिए बहुत ही रेलेवेंट है। कौन सा? वर्चुअल स्पीकिंग, मतलब जूम, गूगल मीट, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर आत्मविश्वास से बोलना। ओ हाँ, ये तो आजकल सबकी जरूरत बन गया है। हाँ। और ये वाकई एक चुनौती है। चुनौती क्यों? तो कि वहाँ वो आमने सामने वाली एनर्जी नहीं होती, बॉडी लैंग्वेज बहुत लिमिटेड दिखती है। हाँ, सही है। तो किताब इसके लिए कुछ खास बातें बताती है। पहला, टेक्निकल सहजता। मतलब टेक्नोलॉजी ठीक से काम करे। हाँ, अपना माइक, कैमरा, इंटरनेट सब पहले से चेक कर लें। अगर टेक्नोलॉजी ही धोखा दे गई तो कॉन्फिडेंस तो वैसे ही हिल जाएगा। सही बात है। और कैमरे के सामने सहज कैसे हो? वो तो बस एक लेंस है। किताब का सुझाव बड़ा अच्छा है। वो कहती है कैमरे के लेंस को मशीन मत समझो। तो क्या समझें? उसे अपनी ऑडियंस का प्रतिनिधि समझो। जैसे आप किसी एक व्यक्ति से, किसी दोस्त से बात कर रहे हो। अच्छा। और कैमरे के सामने कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए तैयारी तो है ही, साथ में सीधी बैठना, चेहरे पर हल्की मुस्कान रखना, आवाज की स्पीड और टोन पर ध्यान देना। हाँ, और एक बहुत अच्छा तरीका है खुद को रिकॉर्ड करके देखना। ओह, ताकि पता चले कि हम कैसे दिखते हैं। हाँ, कैसे दिखते हैं और कैसे सुनाई देते हैं, कहाँ सुधार की जरूरत है। जूम मीटिंग्स या वेबिनार के लिए कोई खास टिप्स है? कई हैं। जैसे स्क्रीन पर अपनी शक्ल या दूसरों को देखने के बजाय कोशिश करें कि कैमरा के लेंस में देखें। इससे क्या होगा? इससे ऑडियंस को लगेगा कि आप उनसे आई कांटेक्ट बना रहे हैं। और सीधे बैठें, हाथों के इशारों का इस्तेमाल करें, पर बहुत ज्यादा नहीं, प्रभावी ढंग से। ओके। धीरे और साफ बोलें, क्योंकि ऑनलाइन में आवाज कटने का डर रहता है। और अगर कोई सवाल पूछे या कमेंट करे तो उसे ध्यान से सुनें और एक्नॉलेज करें। ऑनलाइन बॉडी लैंग्वेज पर भी जोर है। हाँ, क्योंकि आपका चेहरा और ऊपरी हिस्सा ही ज्यादा दिखता है। तो चेहरे के भाव, आंखों का संपर्क कैमरे से, बिल्कुल। हाथों के इशारे, बैठने का तरीका, ये सब और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आवाज का लहजा भी। बिल्कुल, इन सब में तालमेल होना चाहिए। मकसद वही है, डिजिटल दुनिया में भी आत्मविश्वास बनाए रखना। और ये आएगा कैसे? तैयारी से, विचारों की स्पष्टता से, अपनी प्रेजेंटेशन की सरलता से। जब आपको पता है कि आप क्या कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं, और आपकी टेक्नोलॉजी आपका साथ दे रही है। ऑनलाइन मंच भी आपका दोस्त बन सकता है। बिल्कुल। तो इस पूरी चर्चा को अगर समेटें तो ऐसा लगता है कि आत्मविश्वास से बोलना सिर्फ कुछ टेक्निक्स का खेल नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक पूरा पैकेज है जिसमें विचारों को सरल रखना, अपनी असलियत बनाए रखना, पूरी तैयारी करना, विषय का ज्ञान होना, सही जगहों पर रुकना सीखना, अपनी बॉडी लैंग्वेज को साधना, और यहाँ तक कि पानी पीने जैसी छोटी आदतें भी शामिल हैं। हाँ, एकदम सही। और सबसे बड़ा मैसेज शायद यही है कि आत्मविश्वास कोई रहस्यमयी चीज नहीं है। हाँ, कि ये किसी में होती है और किसी में नहीं, ऐसा नहीं है। बिल्कुल, इसे अभ्यास और तैयारी से बनाया जा सकता है, डेवलप किया जा सकता है। ये कोई बाहर से ओढ़ी हुई चीज नहीं है। नहीं, ये आपके अंदर की शक्ति और आपकी सच्ची अभिव्यक्ति का नतीजा है। जैसा कि किताब के अंत में स्वामी विवेकानंद का एक कोट है। हाँ, क्या है वो? आत्मविश्वास सफलता का मूल मंत्र है, जिससे आप जीवन के हर क्षेत्र में विजयी बन सकते हैं। बहुत खूब। तो आज की सारी बातचीत हमें यही दिखाती है कि आत्मविश्वास से बोलना एक स्किल है। हाँ, जिसे सीखा जा सकता है, निखारा जा सकता है। ये सब तैयारी, अभ्यास और सबसे जरूरी अपनी असली आवाज को ढूंढने और उसे अपनाने के बारे में है। और ये तैयारी सिर्फ दिमागी नहीं, शारीरिक भी है। हाँ, ज्ञान जुटाने से लेकर सही पोस्चर में बैठने तक और पानी पीने तक, हर छोटी चीज का अपना रोल है। ये सब सुन के मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। अगर आत्मविश्वास सिर्फ बोलने के तरीके से नहीं जुड़ा, बल्कि हमारे पूरे वजूद से, हमारे ज्ञान से, हमारी फिजिकल प्रेजेंस से, हमारी सोच से जुड़ा है, हाँ, तो क्या आत्मविश्वास बढ़ाने का मतलब सिर्फ एक बेहतर स्पीकर बनना है, या फिर खुद का ही एक ज्यादा मजबूत, ज्यादा प्रामाणिक वर्जन बनना है? ये वाकई सोचने वाली बात है। शायद दोनों ही बातें जुड़ी हुई हैं। बेहतर वक्ता बनना शायद बेहतर इंसान बनने की प्रक्रिया का ही एक हिस्सा है। शायद। इस पर सोचने के लिए एक अच्छा विचार है।